निम्नलिखित में कौन सी जानकारी अशोक के अभिलेख में मिलती है? जीवन गाथा, आंतरिक नीति, विदेश नीति, ये सभी नीतियां मिलती हैं अशोक के अभिलेख में। सबसे प्रसिद्ध जो मौर्य शासक अशोक थे, वह पहला शासक था जिन्होंने अभिलेख के माध्यम से अपने संदेश को लोगों तक पहुंचाने का प्रयास किया। अशोक के अभिलेख में मिली जानकारी जीवन गाथा, आंतरिक नीति, विदेश नीति और उसकी धार्मिक नीति, नैतिक संभावनाएं, बौद्धिक धर्म और उसके पशु सामाजिक कल्याण कार्यक्रम में मिलती है। यह अभिलेख भारत, नेपाल, पाकिस्तान सभी क्षेत्रों में फैला हुआ है। अशोक के कुल 33 सी अभिलेख हैं और मुख्य रूप से इन्हें वर्गीकृत किया गया है। बृहत शिलालेख है, लघु शिलालेख है, पृथक अभिलेख है। मौर्य राजवंश की स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य ने 321 ईस्वी पूर्व की थी। अशोक मौर्य राजवंश का एक तीसरा शासक था। वह सबसे महान मौर्य शासक तक्षशिला और उज्जैन का सूबेदार था। वह बिंदुसार का पुत्र था। अशोक के अधीन मौर्य साम्राज्य अपने चरमोत्कर्ष पर पहुंच गया था। अशोक ने 261 ईस्वी में पूर्व कलिंग युद्ध लड़ा और बाद में युद्ध में हुए नरसंहार से प्रभावित हुए और इसलिए उन्होंने सांस्कृतिक विजय की नीति के पक्ष में भौतिक व्यवसाय की नीति को त्याग दिया। इन्होंने उपगुप्त के अधीन बौद्ध धर्म को अपनाया। इंडिका इनमें से मौर्यकालीन भारत का उल्लेख है। किसके द्वारा लिखी गई थी? मेगस्थनीज के द्वारा लिखी गई थी। मेगस्थनीज ने 5 वर्षों तक मौर्य कालीन राजधानी पाटलिपुत्र में रहे और उन्होंने उस दौरान भारत में जो भी कुछ देखा उसका विवरण इस पुस्तक में इन्होंने दे दिया। इस पुस्तक में हमें चंद्रगुप्त मौर्य के महल, राजधानी, सैन्य संगठन, नगर नियोजन, भारतीय समाज के बारे में पता चलता है। फाहियान चीन से भारत आने वाले पहले यात्री थे। उन्होंने पाटलिपुत्र शहर में लगभग 3 वर्षों तक संस्कृत भाषा का अध्ययन किया। तीसरा प्रश्न है, प्राचीन समुद्री बंदरगाह मुजिरिस किस भारतीय राज्य में स्थित है? मुजिरिस जो है ये केरल राज्य में स्थित है। मुजिरिस एक प्राचीन बंदरगाह है जो भारत के केरल में त्रिशूल जिले के एक छोटे से शहर में कोंडुलंगुर के पास स्थित है। कोंडुलंगुर के पास स्थित है एक मुजिरिस दुनिया में अपनी तरह सबसे पुराना शहर था जो प्राचीन पत्रकारों के लिए मसाले के शहर के रूप में जाना जाता था। मुजिरिस की कहानी 300 ईस्वी पूर्व से शुरू हुई। तब बेबीलोन के लोग, असीरियन और मिस्र के लोग मसाले की खोज में मलाबार तट आए थे। पुराणवी कथा में मुजिरिस रामायण में वह स्थान है जहाँ सुग्रीव के गुप्तचर सीता के अपहरण के बाद इन्हें खोजने निकले थे, पुराणवी कथा के अनुसार। तो प्रश्न है, उत्तर प्रदेश के कितने जिले नेपाल की सीमा से लगते हैं? उत्तर प्रदेश के 7 जिले नेपाल की सीमा से लगते हैं। उत्तर प्रदेश की एक अंतर्राष्ट्रीय सीमा नेपाल के साथ है। उत्तर प्रदेश के नेपाल की सीमा से लंबाई जो है वह 579 किलोमीटर है। उत्तर प्रदेश के कुल 7 जिले नेपाल की सीमा से लगते हैं। एक तो पीलीभीत है, पीलीभीत, लखीमपुर खीरी है, बहराइच है, श्रावस्ती है, बलरामपुर है, सिद्धार्थनगर और महाराजगंज। सीमा जो है इसकी केंद्रीय सीमा शुल्क है जो एसएसबी है, इसकी एसएसबी। किस वर्ष उर्दू को उत्तर प्रदेश की दूसरी आधिकारिक भाषा घोषित किया गया? 1989 में से घोषित किया गया कोर्ट के आदेश से।
निम्नलिखित में से कौन सा स्थान सुमेलित नहीं है? जो 1857 के विद्रोह थे और उनके नेता, उस स्थान के नेता। कानपुर नाना साहब थे। कानपुर जो 1857 का विद्रोह हुआ, नाना साहब थे। बागपत के शाह आलम थे। और मथुरा जो था, मथुरा के कदम सिंह नहीं थे। नेता देवी सिंह। देवी सिंह थे। 1857 के विद्रोह के अन्य स्थान और नेता थे जो लखनऊ थे। लखनऊ के थे बेगम हजरत महल। दिल्ली के थे बहादुर शाह, जाफर खान, बख्त खान। ग्वालियर के तांते टोपे थे। इलाहाबाद के लियाकत अली थे। जगदीशपुर के कुंवर सिंह थे। बरेली के खान बहादुर थे। मणि पर्वत उत्तर प्रदेश के किस जिले में? मणि पर्वत जो है अयोध्या में है। ये पर्वत जो है 65 फीट है। ऐसा माना जाता है कि संजीवनी बूटी लाने पर बाढ़ का एक हिस्सा था जो हनुमान जी के द्वारा लंका में ले जाने के दौरान गिर गया था। ऐसा से बोलते हैं मणि पर्वत को। ऐसा इसलिए माना जाता है कि भगवान बुद्ध ऐसा भी माना जाता है कि भगवान बुद्ध 6 वर्षों तक अयोध्या में रहे थे। उन्होंने मणि पर्वत से ही धर्म के नियम के बारे में अपने उपदेश दिए थे। पर्वत में अशोक द्वारा निर्मित एक स्तूप और एक प्राचीन बौद्ध मठ भी शामिल हैं।